नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के जीवन और उनकी विरासत की। एक ऐसा सफर जहां राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर और जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यों का एकदम परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी को जरा करीब से समझते हैं। अब जरा इस शून्य यानी जीरो पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। दरअसल ये भारतीय राजनीति के सबसे चौंकाने वाले और प्रभावशाली आंकड़ों में से एक है। ये शून्य हमें बताता है कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में श्रीमती पाटिल ने कितने चुनाव हारे। जी हाँ, बिल्कुल सही, एक भी नहीं। उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से अनबीटन यानी अजेय रहा है। सोचिए, जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत रही होगी। तो चलिए उनके इस अजेय सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से। 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटे से गांव नाडगांव में उनका जन्म हुआ था। उनके युवा दिनों की कहानी में एक बड़ा ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो कॉलेज के दिनों में एक जबरदस्त टेबल टेनिस चैंपियन थी जिन्होंने कई इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स जीते, और वहीं दूसरी तरफ वो खुद को एक बेहद गंभीर और चुनौतीपूर्ण कानूनी करियर के लिए तैयार कर रही थी। खेल के मैदान की फुर्ती और कानून की किताबों की गंभीरता, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। अगर उनके एजुकेशनल सफर को देखें तो जलगांव के आरआर विद्यालय से उनकी स्कूली शिक्षा हुई, फिर मुलजी जेठा कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, और उसके बाद बॉम्बे के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? एक इलेक्टेड विधायक बनने के बावजूद उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी, बल्कि उससे पूरा किया। ये दिखाता है कि वो शिक्षा को लेकर कितनी डेडिकेटेड थी। और यहीं से नींव पड़ी उनके एक अजेय राजनीतिक सफर की, जिसकी शुरुआत महज 27 साल की उम्र में हो गई थी। इस अनबीटन रिकॉर्ड के दो सबसे अहम पड़ाव रहे हैं। पहला है जलगांव, जहां से महज 27 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें पहली चुनावी जीत मिली और उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कदम रखा। और दूसरा है एडलाबाद, जिसे अब मुक्ताई नगर कहा जाता है। इस सीट पर उनका दबदबा कुछ ऐसा था कि 1985 तक उन्होंने वहां से लगातार 4 बार शानदार जीत दर्ज की। ये उनके उसी अजेय रिकॉर्ड की गवाही देता है जिसकी हमने अभी बात की थी। लेकिन बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं थी, वो एक कमाल की एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। 1967 से लेकर 1978 के बीच उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में लोक स्वास्थ्य, समाज कल्याण और शिक्षा जैसे बहुत ही क्रूशियल मंत्रालय संभाले, और फिर 1982 से 1985 के दौरान शहरी विकास, आवास और नागरिक आपूर्ति जैसे जटिल विभागों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। करीब 2 दशकों तक महाराष्ट्र सरकार में उनका ये गहरा प्रभाव उनकी अपार प्रशासनिक क्षमता को दिखाता है। वैसे सत्ता में रहकर काम करना एक बात है, लेकिन विपक्ष में रहकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना वो एक अलग ही स्किल है। जुलाई 1979 से फरवरी 1980 तक उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष की नेता के तौर पर भी काम किया। इससे ये साफ हो जाता है कि विधायिका के दोनों ही पक्षों में, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, उन्हें बराबर का सम्मान हासिल था। राज्य स्तर पर इस महारत के बाद अब वक्त था राज्य से राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ने का। महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर नेशनल लेवल तक पहुंचने का उनका ये सफर मुख्य रूप से 3 अहम कदमों में साफ झलकता है। सबसे पहले 1985 से 1990 तक वो राज्यसभा सांसद रही। फिर 1991 में वो 10वीं लोकसभा के लिए अमरावती से सांसद चुनी गई, और अंततः ये सफर उन्हें नवंबर 2004 में राजस्थान के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद तक ले गया, जहां उन्होंने 2007 तक अपनी सेवाएं दी। और हाँ, संसद में उनका समय महज एक आम सदस्य के तौर पर नहीं गुजरा। उन्होंने बाकायदा लीड किया, चाहे राज्यसभा की उपसभापति का पद हो, कुछ समय के लिए कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी हो, या फिर विशेषाधिकार समिति और लोकसभा की हाउस कमेटी की अध्यक्ष होना। ये तमाम भूमिकाएं इस बात का सबूत है कि भारत की जटिल विधायी प्रक्रियाओं और नियमों पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। उनकी ये बुलंद आवाज सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। उनका ग्लोबल फुटप्रिंट नैरोबी से लेकर प्यूर्टो रिको, बुल्गारिया, लंदन, ऑस्ट्रिया और बीजिंग तक फैला। इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और पूरी दुनिया के सामने महिलाओं की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण के मुद्दों को बहुत जोरदार तरीके से उठाया।
अब हम राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर उनके जीवन के उस पहलू की बात करते हैं जो शायद उनके दिल के सबसे करीब था, सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास। देखिए, उनकी राजनीतिक सफलता जितनी बड़ी थी ना, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के प्रति उनका जमीनी जुड़ाव भी उतना ही गहरा था। उनके किए गए कामों की ये लिस्ट ही सब कुछ कह देती है। मुंबई और दिल्ली में वर्किंग विमेंस हॉस्टल, जलगांव के ग्रामीण युवाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, महिलाओं के कल्याण के लिए श्रम साधना ट्रस्ट, दृष्टिबाधितों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल, खानाबदोश जनजातियों के लिए स्कूल और अमरावती में एक पूरा का पूरा कृषि विज्ञान केंद्र। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि उन्होंने समाज के हर उस वर्ग के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। महिला सशक्तिकरण उनके लिए हमेशा से टॉप प्रायोरिटी रहा। ये बात 1962 में ही साफ हो गई थी जब वो जलगांव में महिला होमगार्ड की कमांडेंट बनी थी। इसके अलावा महिला विकास महामंडल की स्थापना में भी उनका बड़ा रोल था। अमरावती में गरीब और बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने सिलाई और कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करवाईं। मतलब वो सिर्फ बंद कमरों में नीतियां नहीं बना रही थी, वो सच में फील्ड पर उतरकर महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा कर रही थी। इस लंबे सफर में उनके परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उनके पति डॉक्टर देवी सिंह शेखावत खुद एक जाने माने शिक्षाविद थे, जो आगे चलकर अमरावती के पहले मेयर और विधायक भी बने। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस और समाज कल्याण कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि ये उनके परिवार के कोर वैल्यूज का एक साझा और बेहद अहम हिस्सा था। और फिर इन सभी अनुभवों ने उन्हें पहुंचाया देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक। एक तरफ बिना कोई चुनाव हारे राजनीति का लंबा सफर और दूसरी तरफ जमीनी सामाजिक काम, ये दोनों ही रास्ते अंततः भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे शिखर पर आकर मिल गए। वो तारीख थी 25 जुलाई 2007, एक बेहद ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस सबसे बड़े संवैधानिक पद पर चुनी जाने वाली वो पहली महिला थी। ये पल सिर्फ एक पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि दशकों तक जनता के लिए किए गए उनके निस्वार्थ काम का सबसे बड़ा सम्मान था। ये इस बात का स्पष्ट संदेश था कि सच्ची सेवा और समर्पण इंसान को देश के सर्वोच्च पद तक ले जा सकता है। तो ये पूरा सफर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक जमीनी कार्यकर्ता की ये अभूतपूर्व सफलता हमारे लोकतंत्र की असली ताकत नहीं है? जरा सोचिए, जलगांव के नाटगांव की एक आम लड़की अपने निरंतर संघर्ष, शिक्षा और अटूट सामाजिक समर्पण के बल पर भारत के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करती है। वाकई ये हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।